आपके पास हो, हमें कब कौन सी बात रखनी है क्या नहीं रखनी है, और कोई हमसे कोई बात कड़वी भी कह दे तो हमें अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना है, धैर्य के साथ, शालीनता के साथ विचारों के आदान प्रदान करने हैं। साथियों, मूवमेंट है, देश में राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी हैं। वर्तमान में कांग्रेस और बीजेपी, और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का नाम हम और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी बनी थी तब पार्टी 100वें नंबर पर थी। कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने मिलकर मानवर साहब, कांशीराम जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में इस पार्टी को, जिसको आज राजनीतिक पार्टी हम लोग कहकर कहीं ना कहीं इससे अपेक्षा रखने लगे हैं, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का। अब सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन कामयाब कैसे होगा, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश में राजतंत्र को जब खत्म किया और लोकतंत्र स्थापित किया है, और उसके आधार पर आप लोग बहुसंख्यक लोग अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं और इस देश में जो गैर बराबरी है उसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए ही सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के लिए आंदोलन चला। समय समय पर इस धरती पर संत महात्मा भी पैदा हुए, महापुरुष भी पैदा हुए। उन्होंने भी अपने समकालीन सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों, गैर बराबरी के लिए मार्गदर्शन किया है और आपको शिक्षित बनने के लिए जोर दिया है, वैधता हासिल करने के लिए आपको प्रेरित किया है। पर फिर भी इस देश में जो विधान था, वर्ण व्यवस्था का, उसके आधार पर हम लोगों को कोई हक अधिकार सुनिश्चित नहीं थे। इस कारण हम विद्वान होने के बावजूद भी हमको तिरस्कार नजरों से देखा जाता था। संत कबीरदास जी, रविदास जी, ये बहुत असाधारण संत थे। इनकी वाणी अकाट्य थी। जब चौदहवीं 15वीं शताब्दी के जो संत हैं और जिनकी एक परिकल्पना थी कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सब संबस रैदास रहे, यानी उस समय भी वो एक कल्पना ये करते थे, जो आज भी जो लोग उनके नाम पर, उनकी आस्था के नाम पर उनके अनुयायियों को गुमराह करते हैं, उनके सामने झूठ बोलते हैं, उनके सामने ढोंग करते हैं, और हमारे भोला वाला समाज आज भी उनको कहीं ना कहीं विश्वास कर लेता है और उनको अपना बेशकीमती वोट दे देता है। जबकि उनकी कही हुई बातों पर कोई भी सरकार ने आज दिनांक तक इस देश में, सिवाय उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो, किसी ने पालन नहीं किया। मजबूरी है कि उनके अनुयायी ज्यादा हैं, मजबूरी है कि बाबा साहब ने आप सभी को वोट का अधिकार दिया है, इसीलिए मजबूरी में वो आपके बीच में आकर, आपके मोहल्ले में आकर जय रविदास, जय भीम, जय सतनाम, जय फुले, जय साहू, जय बिरसा, जय बड़ादेव सब बोलने का प्रयास करते हैं, सिर्फ आपको रिझाने के लिए। बाबा साहब का संघर्ष, छत्रपति साहू जी महाराज जी का संघर्ष, महात्मा ज्योतिराव फुले जी का संघर्ष। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जो संघर्ष किया, तो इस अंग्रेजी हुकूमत में उनको पढ़ने लिखने का थोड़ा सा मौका मिला और पढ़ लिख कर उनको स्वाभिमान का बोध हुआ। स्वाभिमान का जब हमको बोध होता है तब क्रिया प्रतिक्रिया होती है, नहीं तो
अपमान तो हमारा पूर्वजों का बहुत पहले से होता आ रहा है, पर उन्होंने इसका कभी विरोध नहीं किया और उसको खत्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। पर महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने ऐसा प्रयास क्यों किया? क्योंकि वो थोड़े से पढ़ लिख गए थे। इसीलिए तो उन्होंने अपनी किताबों में कहा ना, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना हम सब लोग असहाय हो गए। और ये सब अकेले एक शिक्षा के कारण हो रहा है, तो क्यों ना शिक्षा के लिए हमें लोगों को तैयार करना चाहिए, शिक्षा पर जोर देना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने इस देश में जिस समाज को पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का कोई अधिकार नहीं था, उस समय पर उन्होंने शिक्षा के दरवाजे खोलने का काम किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका इतिहास बड़ा है और उन्होंने, और इससे हिम्मत भी नहीं हारी। मनुवादियों ने उनकी हत्या कराने तक का प्रण किया, पर उन हत्यारों को भी उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो ऐसे हमारे अंदर वाणी और हमारे उपदेश होना चाहिए कि सामने वाला आके हमसे प्रभावित हो जाए। महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले के ही कारवा को बढ़ाने में छत्रपति साहूजी महाराज जी ने सहयोग किया। और जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, जब राजपाट भी इनके हाथ में था, राजा खुद थे, उसके बावजूद भी वहां पर गैर बराबरी थी। उसको जब उनको थोड़ा सा समझ आया तो उन्होंने अपने रियासत में 50% का आरक्षण देकर और इस दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने में पहला उदाहरण पेश किया। और उसके लिए उन्होंने अपमान भी झेला। ये तो क्या क्या नीच राज आया और कई उपाधियों से उनको संज्ञा दी। धरती पर बाबा साहब का भी जन्म हो चुका था। बाबा साहब इस देश में सबसे पहले शूद्रों के पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान। उनको पढ़ने में महात्मा छत्रपति साहूजी महाराज, उनके ससुराल पक्ष ने भी मदद की। पढ़ लिख कर आए तो आज भी इस बात का बॉन्ड भरा जाते हैं, जो मेडिकल में जाते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल डिग्रियों में जाते हैं, कि बोले आपको डिग्री करने के बाद देश की सेवा करनी पड़ेगी, आपको गांव में सेवा देनी पड़ेगी। ऐसे ही बाबा साहब के सामने भी बॉन्ड था कि जब आप पढ़ के आएंगे तो आपको बड़ौदा रियासत में नौकरी करना पड़ेगी। और बाबा साहब ने की। बाबा साहब ने जब नौकरी की तो बाबा साहब विद्वान तो थे, पर बाबा साहब का चपरासी भी जो उच्च कुल का था वो फाइल फेंक के देता था। क्योंकि बाबा साहब विद्वान थे तो अपमान तो सहन नहीं कर सकते। उन्होंने राजा से शिकायत कर दी और राजा से कहा कि इसमें मेरा क्या दोष है, पर आपने अगर मेरे को नौकरी दी है तो वो योग्यता के आधार पर दी है, इसमें जाति का कहाँ जोड़ है। राजा के पास कोई उत्तर था नहीं, तो उन्होंने अपने बॉन्ड से उनको आजाद कर दिया कि बोले मैं इस विधान को तो नहीं बदल सकता हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरे पास जो अधिकार है उसमें मैं आपको स्वतंत्र कर सकता हूं, को आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जाएं, अपने सम्मान के साथ रोजी रोटी का काम करें। तो कहते हैं ना कि अगर आपको ठेस लगी है, अगर आपको पीड़ा है, आपको इस समाज का दर्द है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हम दोषारोपण बहुत जल्दी करते हैं, हमारे हर एक छोटे से छोटे नागरिक की जिम्मेदारी है। जब सामाजिक परिवर्तन की बात है तो कोई एक आदमी सामाजिक परिवर्तन नहीं करेगा, इसमें जन सहयोग लगेगा और हमें संकल्प के साथ इसमें काम करना होगा। तमाम कठिनाई, परेशानियां, कुर्बानियां इस आंदोलन में लगेंगी और लग रही हैं और आगे भी लगेंगी। पर हम संकल्प के साथ अगर कोई काम करते हैं तो हमारे जिन महापुरुषों ने संकल्प लिया है उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, उनकी दृढ़ शक्ति बहुत स्ट्रांग है। संकल्प भूमि में उन्होंने संकल्प लिया, उसको भी 100 साल से ज्यादा हो गए,
और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर इस देश के जो शुद्ध समाज था, जिसको मान सम्मान तो छोड़ो, ढंग से रहने का भी अधिकार नहीं था, उनके लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। अंग्रेजों के सामने इस पूरे पिछड़े हुए समाज, जिसको शुद्ध समाज कहते थे, जातियां थी पर SC ST OBC का कोई प्रावधान नहीं था। बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने, साउथ बोरो कमेटी के सामने ये सारी यहाँ की विसंगतियों को क्रम बाई क्रम उल्लेख करते हुए उन्होंने बताने के लिए और उनको लिखित में एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन की सुगवाट छत्रपति साहू जी महाराज जी तक पहुंची और उनको लगा कि कोई ऐसा प्रतिभावान नेतृत्वकर्ता इस देश में आ चुका है जो बहुत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से समाज के परिदृश्य को समझते हुए समाज की दुर्दशा को सुधारने के लिए जो लालच है और इनके आंखों में कुछ तेज दिख रहा है, उनके ऐसा साहू जी महाराज को उनके सहयोगियों ने बताया। तब उन्होंने इनको अपनी रियासत में बुलाया और आपने देखा होगा 20-21 मार्च 1920 में एक बहिष्कृत लोगों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। पुणे में, और वहां पर छत्रपति साहू जी महाराज जी ने उनको पूरे देश का, इस शुद्ध समाज का नेतृत्वकर्ता घोषित किया था। अपनी देखरेख में, अपनी देखरेख में उनको नेतृत्वकर्ता घोषित किया। बोले मेरे जाने के बाद मैं आपसे कह के जा रहा हूं, जिसमें सभी समाजों के लोग थे जिनको शुद्ध समाज कहा जाता है, 6743 जातियों बटे हुए, खासकर SC ST OBC के लोग। बोले आपको इनके नेतृत्व में संघर्ष करना है और जरूर ये आपके लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़कर आपको हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे चौदार तालाब की बात हो, चाहे कालाराम मंदिर की बात हो, तमाम संघर्ष करते हुए उन्होंने अंग्रेजों के सामने प्रैक्टिकल बात रखी। साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन के सामने पूरे देश के हालात रखे। उस समय पर SC ST और OBC का निर्माण हुआ, क्योंकि जो प्रेस क्लास थी उसकी जो शेड्यूल तैयार हो रहा था, उसमें कई OBC समाज के लोगों ने इस बात के लिए मना कर दिया कि बोले हम पिछड़े नहीं हैं, ना हमारे साथ कोई भेदभाव होता है और ना ही हम गरीब हैं और ना ही हमारे साथ कोई अपमान करने की ऐसी कोई बातचीत है, हम गांव में बहुत स्वतंत्र हैं। क्योंकि दूसरों के कहने पर आप लोगों ने वक्तव्य दिए, अंग्रेजों ने इस बात को दोहराया कि आप तो कह रहे थे कि ये सब हम एक ही हैं, एक ही वंशज है, ये तो ऐसे कह रहे हैं। बोले कि अब चूंकि है तो खून, पर ऐसा कह रहे हैं तो क्या किया है, तो बोले इनको अदर्स में हम अभी नाम लिख लेते हैं। वहां से अदर बैकवर्ड पड़ा, और नहीं तो बैकवर्ड ही थे सब लोग बैकवर्ड थे। शुद्ध समाज को सभी को बैकवर्ड ही कहा जाता। शेड्यूल बन गया, SC ST OBC बन गया। बाबा साहब ने उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में हमारे लिए जो वोट की लड़ाई लड़ी, वो ताबूत में कील ठोकने वाली बात थी, क्योंकि कहीं भी राजतंत्र में हमारे लिए कोई मान सम्मान हक अधिकार नहीं थे और हम लोग गुलामों के गुलाम थे। भाई राजतंत्र भी इस देश में गुलाम था, कहीं ना कहीं हम लोगों का खून पसीने की कमाई को वसूल करके और अंग्रेजों को देने का काम करता था। उस समय पर अंग्रेजों के सामने इस देश की पूरी व्यवस्था को क्रम वाइज जब उन्होंने रखने का काम किया और उसके लिए इस देश के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विश्व के पटल पर बराबरी आने के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए उन्होंने सवाल जवाब किया और उसके लिए जो वोट का अधिकार है उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के लोगों ने तो इसको रोकने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने इसको रोकने का काम किया क्योंकि गरीब लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? जिसके पास जमीन जायदाद हो, जो पढ़ा लिखा हो या वो टैक्स देता हो। तो तीनों चीजें तो आज भी हमारे पास नहीं, कई लोगों के पास। तो उस जमाने की तो बात ही छोड़ दो, टैक्स
कौन देगा भाई? पढ़ने लिखने की जब हमें पात्रता नहीं थी, शुद्ध पढ़ नहीं सकता था, तो हम कहाँ से पढ़े लिखे हो सकते हैं? जमीन जब हमारे पास थी नहीं, शूद्रों को तो जमीन रखने का अधिकार भी नहीं था, तो जमीन कहाँ से आ गई? तब बाबा साहब ने इसको विस्तार से उनको समझाने का काम किया और हमको कम्युनल अवार्ड मिला। इतिहास बताएंगे बहुत बारीकी से तो दम्बा पड़ेगा। जब हमको डबल वोट का अधिकार मिल गया, सेपरेट सेटलमेंट का अधिकार मिल गया। सेपरेट सेटलमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। जब इसको हम आज भी अगर समझेंगे, जो MBA होल्डर हैं या अर्थशास्त्री हैं, वो इस बात को समझते हैं सेपरेट सेटलमेंट होता क्या है। आज भी अगर हम लोग इस देश के अंदर जो कमेरा समाज है, वो अपनी अगर जो भी वस्तु को पैदा करता है और उसका मूल्य खुद निर्धारण करे, तो आज भी हम लोग बराबरी में आ सकते हैं। पर हमारे मूल्य का निर्धारण दूसरे लोग करते हैं, इसलिए हमारी कीमत कम, और जब वही चीज उनके हाथों में पहुंच जाती है तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। आपने मॉल गए होंगे कभी, अपने यहाँ पर सब्जियां आप खरीदो, वो क्या भाव मिलती है, मॉल में जाओ आप क्या भाव मिलती है। आप जो पैदा करते हो वो क्या भाव बेचते हो, और मॉल में जाना वही चीज खरीदना, वो आपको क्या भाव मिलेगी। ये अंतर है। बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज में थीसिस की थी, शोध किया था। जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने शोध किया, वहां के जो प्रोफेसर थे वो चकरा गए कि बोले आप प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इस पर शोध करोगे। और जब उनका शोध हो गया, उनकी DSc की डिग्री तो 8 साल वाली उन्होंने 2.5 साल में कर ली। इसीलिए तो पूरे विश्व का उनको 1 नंबर का विद्वान खिताब मिला हुआ है, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी खिताब मिला, सूर्य की उपाधि मिली। तो बाबा साहब ने हमारे लिए जब वोट का अधिकार हमको दिलाया, डबल वोट का दिलाया, सेपरेट सेटलमेंट का दिलाया, तो उसको छीना किसने? कांग्रेस के लोगों ने। जो लोग कहीं ना कहीं आज भी संविधान को बचाने और संविधान को खत्म करने या नौकरी दिलाने और नौकरी को खत्म करने की युद्ध में लगे हुए हैं, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति सब छोड़ दिया है। और इसके लिए उन्होंने 2 पार्टियों को जिम्मेदार मान लिया है कि एक खत्म करेगी तो एक बचाएगी, बाकी तो इस देश में कुछ है ही नहीं, और उनके पीछे भाग चले। सच्चाई यही है कि जिनको आज हम रहनुमा समझने का गलती कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, और वही लोग हमारे बड़े सबसे दुश्मन हैं। भाई आप सेपरेट सेटलमेंट और डबल वोट के अधिकार को नहीं छेड़ते तो आज ये दुर्दशा ही नहीं होती इस देश की। आपने जब हमारा डबल वोट का अधिकार छीना और 1 वोट का जब हमें अधिकार मिला, तो बाबा साहब ने पहले ही कह दिया कि हमारे अब समाज में चमचे, दलाल और गद्दार पैदा होंगे। पर फिर भी अगर आप सूझबूझ से, समझदारी से, पढ़ लिख कर अगर आपने इस वोट का सही इस्तेमाल कर लिया, तो आप हुक्मरान बन सकते हैं। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा, संविधान में हमारे सारे मौलिक अधिकार उन्होंने सुनिश्चित किए। वोट की ताकत का पूरा उन्होंने सुनिश्चित किया। अब वो लोगों ने तो चालाकी से एक प्रण बना लिया है कि हम संविधान को लागू ही नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान को जब बाबा साहब ने सौंपा था तो ये शंका भी जाहिर की थी, क्योंकि बहुत दूरगामी सोच उनके पास थी कि बोले संविधान किसी भी देश का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले की नीयत अच्छी नहीं होगी तो वो उसमें कमियां बताते रहेंगे। अगर संविधान में थोड़ी बहुत त्रुटियां भी हों, उन्होंने, बाबा साहब ने अपने आप को एक सीखने वाले छात्र की श्रेणी में ला दिया। अगर संविधान में थोड़ी बहुत त्रुटियां क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो त्रुटि को सुधार कर संविधान को अच्छा साबित करेंगे। हाँ, भारत देश का संविधान पूरे विश्व का सर्वोच्च संविधान कहलाता है। बाबा साहब ने कई देशों का संविधान पढ़कर उसका समायोजन भारत देश के संविधान में किया है। ऐसी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा की जो आधारशिला है वो किसी भी संविधान में नहीं मिलती है। सब जगह भेद बताया गया है, किसी के लिए कोई कानून है तो किसी के लिए कोई कानून है। बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब चाहते तो जिस समाज से आते तो समाज को तो कहने कहां पहुंचा देते संविधान की ताकत से।
और बोले नहीं, बाबा साहब इंसानियत धर्म लागू करना चाहते थे, इंसान को इंसान का दर्जा मिले। हम कोई जीव जंतु थोड़ी हैं जिसमें जातियां और भेदभाव है। हम लोग इंसान हैं और इंसान में कोई भेदभाव नहीं होता है। सबका उंगली काटो तो खून लाल निकलता है। सब 9 महीने में पैदा होते हैं, तो फिर हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब ने वो किया। अब आती है बात राजपाट की, तो बाबा साहब ने इसके लिए राजनीतिक पार्टी भी बनाई जिसको आरपीआई कहते हैं। पर दुर्भाग्य से बाबा साहब उस पर चुनाव नहीं जीत पाए। मनुवादियों ने बाबा साहब को उनके चमचों से, उनके चेलों से हराने का काम किया, क्योंकि बाबा साहब को तो पूरा देश के लोग भगवान मानते थे। पर चूंकि जब चुनाव कराने वाले लोगों की नीयत खराब हो, जैसे आज भी चुनाव आयोग की नीयत खराब है, तो फिर वो जीतने वाले आदमी को भी हरा देते हैं। ऐसी उसमें बेईमानी करते थे। बाबा साहब जब चुनाव हारे तो उनके हारने का जो डिफरेंस था उससे कई हजार ज्यादा उनके वोट रिजेक्ट किए गए थे, हरा दिए। जब उनका जो चमचा था वो बाबा साहब के पास जाता, बाबा साहब आपका हाथी बैठ गया। बाबा साहब का चुनाव चिन्ह भी हाथी था। बोले आपका हाथी बैठ गया। तो बोले गधा कितना भी बड़ा हो, बैठे हो हाथी से भी नीचे रहता है। तो बाबा साहब के सामने तो कोई टिक नहीं सकता, तो वो भाग आया, वो क्या जवाब देगा। तो बाबा साहब ने जब तो 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा कि मेरे समाज के लोगों, एक आंदोलन मूवमेंट, बड़े संघर्ष के बाद, बच्चों की कुर्बानी देने के बाद मैं यहाँ तक लाया हूँ। आज मेरी स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है, शरीर को कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं। मैं अपने समाज से अनुनय विनय अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस मूवमेंट को अगर आगे नहीं ले जा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना, यहीं पर छोड़ देना। उनको कहते ना महापुरुष होते हैं, वो कहीं ना कहीं आवास होता है। 1956 में ही उन्होंने ये भाषण दिया। 1956 में ही उन्होंने जो बात कही थी कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ वो ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर उस धर्म में नहीं बनूंगा जिसमें असमानता है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म भी छोड़ दिया था और 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से चले गए थे। जो कांग्रेस के लोग कहते हैं आज बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, तो कांग्रेसियों को शर्म नहीं आई? जब बाबा साहब का देहांत हुआ तो उनको 6 फुट दिल्ली में अंतिम संस्कार के लिए जगह दे देते। उसका कारण है, आप बताओ, जितने भी उस टाइम के स्वतंत्रता सेनानी या जिनकी मजार दिल्ली में बनी हुई है, आज उनके जो उनका परिनिर्वाण दिवस होता है, कितने लोग जाते हैं? और बाबा साहब की चैत्यभूमि चले जाओ, कितने लोग जाते हैं? हमारे सामने है। अगर ये दिल्ली में होता तो उनको नागवार गुजरता कि हमारे यहाँ पर 1000 लोग आते हैं और यहाँ पर 10 लाख लोग आते हैं। ये अंतर दिखता लोगों को, दिल्ली के लोगों को दिखता। तो उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। ये वो चालाक लोग हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। जिनको हम कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये लोग बाबा साहब का संविधान बचाएंगे, ये हमारा आरक्षण बचाएंगे, ये हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को नौकरियां देंगे। गलत। हम लोग गलत फहमी में हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे की नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं, टांग खींचने में लगे हुए हैं, केकड़े की परिभाषा को पूरा जिंदा किए हुए हैं। हम लोग कहीं भी आज अपने आप को ये सिद्ध करने में नहीं लगे हुए हैं कि हमारे अंदर जितनी समझ है, जिसके अंदर जितनी समझ है, जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, हमको पॉजिटिव सोच के साथ उसमें लगना है। हम कर क्या सकते हैं इसके लिए? अच्छा, बुरे तो सब है, अगर अच्छे हो जाएंगे तो महापुरुष हो जाएंगे। कमियां हैं तो कमियों को दूर कैसे किया जाए?
ये मिशन है, आंदोलन है, ये किसी को ना तो तनख्वाह दे रहा है ना कुछ दे रहा है। अब कोई आदमी आपदा को अवसर समझने लगता है तो वो उसकी भूल है। आप उसको मानवीय भूल समझकर अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे जाना है। कौन क्या कर रहा है इससे क्या लेना। बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। धरती पर मानवर काशीराम साहब का जन्म भी होता है। मानवर काशीराम साहब पढ़ लिख कर भावानंद अनुसंधान केंद्र जाते हैं और वहां पर बाबा साहब की जयंती और तथागत बुद्ध की जयंती की जो छुट्टी निरस्त कर दी उस विभाग ने, और वहां पर एक 4th क्लास का कर्मचारी था दीना भाना वाल्मीकि, उसने उसके लिए आंदोलन छेड़ दिया, हड़ताल कर दी और अपनी नौकरी छोड़ने पर उतावला हो गए कि बोले मैं नौकरी छोड़ सकता हूं पर एक जयंती बनाना नहीं छोड़ सकता, जिसकी वजह से मुझे कुछ मिला है तो वो सम्मान अगर उनकी वजह से जाता भी तो 10 बार चला जाए। आप बता दो आज कितने लोग हैं जो बाबा साहब के सम्मान को बचाने के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दे। बोले कि नहीं बच्चे भूखे मर जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि बच्चे गुलामी में चले जाएंगे। अगर आप आज नहीं सुधरे तो बच्चे गुलामी में चले जाएंगे। वो किसमें लगे हुए हैं? जो कर्मचारी हैं जिनको कुछ मिल रहा है या जिनको कुछ मिल गया है तो बोले हमारी ओल्ड पेंशन लागू हो जाए या हमारे बच्चे को आगे नौकरी मिल जाए। वो किसी न किसी के पीछे लगे हुए हैं। उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। जयंती के दिन कपड़े अच्छे से पहनकर कहते हैं अरे दलालों ने पूरा समाज बेच दिया, दलालों ने पूरे समाज को बर्बाद कर दिया। भाई आप पहले अपनी ड्यूटी अपने कर्तव्य को तो बताओ कि आपकी ड्यूटी है क्या, आपके कर्तव्य हैं क्या। बाबा साहब ने तो हर पढ़ लिखे जिसने संवैधानिक उनके दिए हुए आरक्षण उनके दिए हुए प्रमाण पत्र से जो फायदा लिया है और उन्होंने कहा कि आपको पे बैक टू द सोसाइटी के लिए काम करना है, अपने लिए नहीं समाज के लिए, समाज के बच्चों के लिए। तो आपने किया क्या? आप तो अपने बच्चों के लिए कर रहे, अपने पेट के लिए कर रहे। आपने मेरा धर्म कहां निभाया? कड़वी सच्चाई सुनना नहीं कोई चाहेगा। मानवर काशीराम साहब ने दीना भाना से प्रेरणा ली। उनने भी संकल्प लिया कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, घर नहीं जाऊंगा, समाज कोई अपना समाज समझूंगा, भाई माता पिता इन्हीं को समझूंगा, इन्हीं के बीच में रहूंगा, 1 इंच जमीन नहीं खरीदूंगा, 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा। यानी जिसको पीड़ा होती है, जिसको समाज का दर्द होता है, जिसके अंदर समाज की टीस होती है, वो आदमी कुछ भी करने के लिए गुजार शुरू हो जाता है। और उन्होंने किया। आरपीआई को उन्होंने पहले सपोर्ट किया, आरपीआई के नेताओं को सपोर्ट किया जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी क्या है, बहुजन समाज पार्टी बनानी ही क्यों पड़ी। जो कई लोग सलाह दे देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी क्या जरूरत थी, उनको बताना जरूरी है बहुजन समाज पार्टी क्यों जरूरी है, बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई। अगर आप जिसके पीछे लगे हो कि संविधान बचाएंगे तो पार्टी को बनाने की जरूरत नहीं थी। पार्टी बनी क्यों है? बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनी है कि जिस पार्टी के लिए आप सोच रहे हो कि कुछ कर सकती है, वो पार्टी कभी भी अच्छी है ही नहीं। उन्होंने कभी भी संविधान को माना ही नहीं, कभी भी महापुरुषों के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने संविधान को लागू किया ही नहीं। संविधान में जो हमारे हक अधिकार है वो हमको दिए ही नहीं। जब हमारे लिए फ्री में शिक्षा है, पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था है और हमारे हर नागरिक को सुरक्षा और मान सम्मान है, बीमारी के लिए उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य की इंतजाम है, जिनके पास घर मकान नहीं उनके लिए घर मकान की व्यवस्था आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप इसको पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हमारा यहाँ पर असमानता है। एक माँ अपने बेटे को 10 रुपए का बिस्कुट खिलाने के लिए 10 बार सोचती है और एक उद्योगपति अपने कुत्ते को 10 लाख के बिस्कुट खिलाता है। ये गैर असमानता नहीं तो क्या है? इस देश में जो जिसको हम प्रथम नागरिक बोलते हैं, राष्ट्रपति महोदय को महामहिम, वो किसी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो ये सामाजिक असमानता नहीं है तो क्या है? हम कैसे कह सकते हैं आज भी हम इस देश में आजादी के 75 साल बाद जो हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, कैसे कह सकते हैं हम सामाजिक बराबरी में हैं, आर्थिक बराबरी में हैं? यही आंदोलन हमारे महापुरुषों का है, यही विचारधारा हमारे इस पार्टी लेकर चल रही है। और जब कांग्रेस ने आपको हक अधिकार नहीं दिए, आपके जो आरक्षण का कोटा है उसको समय से पूरा नहीं किया,
जो जमीन पूरे देश में लाखों हेक्टेयर वैसे ही बंजर पड़ी है, जिसका प्रावधान है, जिसके पास जमीन है उसको जमीन देने का आपने नहीं दिया। हमारे बहन बेटियों का आपने सुरक्षा नहीं किया। हमारे ऊपर होने वाले अन्य अत्याचारों को आपने रोकने का काम नहीं किया। आपने हमेशा जो हमारे ऊपर अन्य अत्याचार करते आप उनका सहयोग करते हो। बताओ ये पार्टियां करती है कि नहीं करती? करती हैं। इसीलिए मानवर काशीराम साहब ने जब आरपीआई को सहयोग किया और फॉर्मूला क्या था का इस देश का हमें हुक्मरान बनना है, और आरपीआई ने कांग्रेस के साथ 1971 में गाड़गे धर्मशाला में समझौता किया और एक सीट पे बोले हम लड़ेंगे और 520 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। आप बताओ जब हम राजपाट की बात करते हैं तो क्या एक सीट से हम पूरे देश में राजपाट हासिल करेंगे? तब मानवर काशीराम साहब ने अपना रास्ता अलग बनाया और उसके बाद नई पार्टी बनाने का सोचा। फिर उन्होंने पूरे देश में घूम कर जाति जोड़ो समाज जोड़ो का नारा लगाकर भाईचारे के साथ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल चलाकर इस समाज को तैयार किया। वाम से BS4 और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। ऐसे ही नहीं बनी पार्टी, इसलिए बनी कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। और महापुरुषों की विचारधारा ये कहती है कि आपको इस वोट की ताकत से अपना राजपाट हासिल करना है, क्योंकि ये देश हमारे महापुरुषों का है। पर हम लोग कहीं ना कहीं आज भी बहके हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी बन गई, नारा दे दिया जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब ये सारी चीजें चलने लगी, देश में भूचाल आ गया तो उनको NIA CIO कहना, कौन कौन सा एजेंट और देश का गद्दार कहने लगे लोग, मीडिया के लोग कहने लगे। पर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और निरंतर हम लोग एक मिशन के भाव से सब लोग काम करते चले गए। लोगों की इतनी नजर नहीं गई। कांग्रेसी लोग तो ये कहते थे कि हम नाक कटा देंगे अगर आप 2 विधायक भी जिता लाओ, 2 सांसद भी जिता लाओ। आप बता दो कितने सांसद कितने विधायक हमारे नहीं बने, और उत्तर प्रदेश में एक एक बार नहीं 4-4 बार सरकार बनी। यानी कहना आप कुछ भी कह दो, नेता पे कोई भी अविश्वास कर दो, उनका मीडिया कुछ भी आरोप लगा दे, हम मान लें। अरे हमें अपनी नेता पर गर्व है, हमारे महापुरुषों पर हमें गर्व है। उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग करके इस समाज को पुरस्कृत किया है, इस समाज को आगे बढ़ाने में अपना जीवन बलिदान किया है। हम ऐसे महापुरुषों को कुर्बानी को जायज नहीं है। मानवर काशीराम साहब हमारे बीच में नहीं है, पर उनका जो कठिन परिश्रम और संघर्ष, उनका त्याग है, वो आज के वर्तमान युग में कोई भी ऐसे नेता में नहीं है। आप बता दो जो नेता अपने लिए ना जिया हो। मानवर काशीराम जैसा महापुरुष संत अब वर्तमान में कोई नहीं है। और उसके बाद भी जब कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो क्या इन्होंने मानवर काशीराम साहब के नाम से कोई छुट्टी घोषित की है? क्या उनको कोई सम्मान देने की बात की है? एक कांग्रेस आज बाबा साहब की सम्मान की बात करती है, क्या इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया? नहीं किया। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। बहुजन समाज पार्टी ही क्यों जरूरी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी ने क्या गरीबों के लिए किया, पूरा आपके सामने उल्लेख है। बहन बेटियां जो पढ़ नहीं पाती थी उनको पढ़ने के अवसर प्रदान हुए, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको फ्री में पहले से लेकर और जितना पढ़ सकता है उसको उतना पढ़ने का फ्री में इंतजाम माननीय बहन कुमारी मायावती ने किया। जो बैकलॉग पूरे देश में कहीं पूरा नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती ने पूरा कर दिया। जिनके पास मकान नहीं थे, माननीय श्री काशीराम शहरी आवास योजना चलाकर उनको 2-2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम किचन बनाकर उनको रोड के किनारे बसने का अवसर दिया। जिनके पास मालकाना हक नहीं था, बाजार में रहते थे झुग्गी झोपड़ियों में, उन झुग्गी झोपड़ियों को उनको पटवारी को बुलाकर उनका नक्शा बनवाकर और उनको मालकाना हक देने का काम किया। आप बताइए क्या काम नहीं किया? महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए, अस्पताल बनाए, इनके नाम पर कॉलेज खोले, विश्वविद्यालय खोले और इंटरनेशनल लेवल के खोले। जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी है वो विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी है। जो वहां पर फॉर्मूला रेस
का एक कोर्ट बनाया, वो विश्व स्तर का बनाया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती के लॉ एंड ऑर्डर को पूरा देश और पूरे विश्व के लोग अच्छी तरह से मानते हैं कि क्षमता है किसी में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में। जब बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था तो पूरा देश उनकी तरफ देख रहा था। अब तो कहने कौन सा युद्ध होने वाला है, बताओ, एक जीव की हत्या नहीं होने दी माननीय बहन कुमारी मायावती जी। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जरूरी है, इसकी सरकार जरूरी है, इससे हमें हक, अधिकार और मान सम्मान मिलता है। बता दो हमारी बहन बेटियों के साथ कितने के साथ बलात्कार हुए, उनकी हत्याएं हुई। पूरा लोगों को नौकरियां मिल गई, जिसको नौकरी नहीं मिली उसको स्वरोजगार मिल गया, उसके बाद भी रह गया तो उसके लिए सरकारी ठेकेदारी में 30% का आरक्षण दे दिया। पैसे नहीं है तो उसको एडवांस पेमेंट कर दिया, आपको जानकारी नहीं है तो आपके लिए ट्रेनिंग काम शुरू करवा दिया। मतलब हर तरह से सुदृढ़ बनाने के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में एक एक नागरिक को हक अधिकार देने का काम किया, उनको न्याय देने का काम किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी, और हम कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने किया क्या है। आज बाबा साहब के नाम पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क को लखनऊ में बना है, क्या विश्व स्तर का नहीं? पूरे विश्व के लोग उसको ग्रेट पार्क का अवार्ड देकर जाते हैं, इतना भव्य बना हुआ है। सोच देखिए मानी बहन जी की, बाबा साहब का जन्म कहां होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनी है? कांग्रेस की या बीजेपी की? बाबा साहब की कर्मस्थली कहां है? गुजरात और महाराष्ट्र, पहले तो एक ही राज्य था। तो क्या वहां पर उतना बड़ा सम्मान है बाबा साहब के लिए? वो सम्मान कहां मिला? उत्तर प्रदेश में। किसने दिया? बहन कुमारी मायावती जी ने। कौन सी पार्टी ने दिया? बहुजन समाज पार्टी ने। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ऐसे थोड़ी ना कि वैसे बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है। भाई आप लोगों ने जब हमारे सारे हक अधिकार खत्म करने का निर्णय कर लिया, हमारी शिक्षा चौपट कर दी, हमारे रोजगार चौपट कर दिए, हमको जो 2003 में दिग्विजय सिंह ने पट्टे बांटे उसके आज तक हमको हक नहीं मिला है, उसका हमको रजिस्ट्री नहीं मिला है, आज उस पर कब्जा नहीं मिला है। जब हमने रथ यात्रा निकाली थी यहाँ पर पूरे प्रदेश में 3 महीने की, तो हजारों आवेदन मेरे पास आए थे कि हमें आज तक 20 साल हो गए, वो हमें पट्टर की मालिकान हक नहीं मिला, उसका कब्जा नहीं मिला। जी हमारे पास किताब है पर वो जगह नहीं हमारे पास। भाई क्यों? जबकि बहन जी ने तो लाखों हेक्टेयर जमीन, कम से कम लाखों भूमिहीन किसानों को 3-3 एकड़ के पट्टे दिए, और ऐसे दिए कि अगर जमीन उपजाऊ नहीं है तो उस जमीन पर माननीय बहन जी ने दूसरी जगह से मिट्टी खुदवाकर डलवाई और उसको उपजाऊ बनाया, उसके बाद उसको पट्टा दिया। तो इसलिए हमारी सरकार नहीं बनती यूपी में, तो जो आज उत्तर प्रदेश के लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं, जो उनको आज मान सम्मान मिल रहा है, और हमारे महापुरुषों को मान सम्मान मिला, आदरणीय बहन जी के हम शुक्रगुजार है कि आपने उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध भारत की स्थापना कर एक नया इतिहास बनाने का काम किया। वो तो मनुवादियों ने छल कपट से, जो पार्टियां कहती है कि हम अलग अलग हैं, उन पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़कर बहन जी को 2012 में हराने का काम किया था, और नहीं तो आज परिदृश्य कुछ और। और आज बहुजन समाज पार्टी को मीडिया और जो तमाम मनुवादी पार्टियां रोकने के लिए षड्यंत्र कर रही हैं, हम लोगों को गुमराह करती हैं। हमारे बीच में से सामाजिक संगठन, कई छोटी छोटी पार्टियां, आर्मी पैदा करके हमको गुमराह करने के लिए हमारे वोटों का पोलराइजेशन करना चाहती हैं, जिससे आप लोग गुमराह होकर ये ना समझ पाए कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है। जबकि आपको पता है पूरे देश में मीडिया में, किसी भी पार्टी में, किसी के पार्टी के अंदर कोर कमेटी में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी के नाम की होती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नाम की होती है, और किसी के नाम की नहीं। आप देख लो मीडिया में भी चर्चा बहन जी के नाम की होती है, ऐसा वैसा। वो करते क्यों है? क्योंकि पहले तो उकसाते हैं और उकसाने के बाद में आपको भ्रम में डाल देते हैं। जब आप जान रहे हो कि ताकतवर हैं तो फिर हमें उन ताकतवर के साथ जाना पड़ेगा। पूरा देश चाहता है माननीय बहन कुमारी मायावती को एक बार इस देश का नेतृत्व करने का मौका मिले। माननीय बहन जी के नेतृत्व में इस देश के जो संवैधानिक विरोधी लोग हैं उनके विरोध में जो ताकत इकट्ठी होना चाहती है, पर नेतृत्व आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का होना चाहिए। देखिए फिर चुनाव कैसा होता है। पर मंशा नहीं है उनकी, वो दिखावटी सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं, पर अंदर खाने उनकी सोच एक ही है कि इस देश में गैर बराबरी रहे। उनकी बेगार कौन करेगा? उनके घरों में पानी कौन भरेगा? चौका बर्तन कौन करेगा? उनके घरों खेतों में काम कौन करेगा? वो चाहते हैं अभी
कि इस देश में सामाजिक गैर बराबरी रहे, जातिवाद रहे, हम लोग सर्वोच्च बने रहें, आप लोग खत्म हो जाए। इसीलिए तो संविधान को बदलने की बार बार बात हो रही है। और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, आंदोलन कमजोर हो गया। कमजोर आपके सामने दिख रहा है, पर आप इसकी जड़ों में जाएंगे ना, इसकी ताकत को पहचानेंगे ना। अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि आपके आरक्षण में कास्टिंग का वर्गीकरण होगा, सब क्लासिफिकेशन। आप बताइए, कोटे के अंदर कोई कोटे की बात होती है? जब ये आरक्षण जाति आधारित है, जिनका जातीय अपमान होता है और उनके साथ जातीय के आधार पर भेदभाव होता है, उनके कम नंबर दे दिए जाते हैं और उनको कम पढ़ाने में इंटरेस्ट लिया जाता है, तो ऐसे लोगों को बराबरी में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसके माध्यम से वो आगे बढ़ सके। आपने भाई से भाई को लड़ाने का इंतजाम कर दिया। ये यहाँ की बात नहीं है, सोच है उनकी गहरी, आरएसएस की। अटल बिहारी वाजपेयी सदन में कहा करते थे कि जो काम हम लोग अगर सदन में नहीं कर पाएंगे तो वो काम हम कोर्ट के माध्यम से करेंगे। और उन्होंने, आपने देखा होगा, एक बार मार्च में 2018 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जो SC/ST एक्ट लगेगा उसकी पहले जांच होगी। उसके लिए 2 अप्रैल 2018 में बहुत बड़ा क्रांति आया। उस क्रांति ने एहसास करा दिया कि कोई ताकत इस धरती पर है। पर उस समय उसका हम लोगों ने माननीय बहन जी के मार्गदर्शन में उसमें भाग तो लिया, पर उसका नेतृत्व नहीं किया। नेतृत्व क्यों नहीं किया? कि हमारे अशक्त समाज के लोग इकट्ठे होकर आंदोलन तो कर रहे हैं, पर जब वो दिशाहीन है तो उसका परिणाम क्या निकला कि हमारे दर्जनों भाई शहीद हुए, लाखों भाइयों के ऊपर झूठी FIR हुई और हजारों भाइयों ने कई महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहने का मजबूर होना पड़ा। इसलिए जो 1 अगस्त का निर्णय आया, उसमें हमने जो 24 अगस्त को एक आंदोलन किया था पूरे देश में, आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में किया, तो आपने देखा होगा पुलिस किस तरीके से आपके पीछे पीछे भाग रही थी, प्रशासन किस तरीके से आपके पीछे पीछे भाग रहा था, आपसे बात कर रहा था कि भाई आप कहां क्या कर रहे हो। प्रदेश के जितने भी आला अफसर थे सब संपर्क में, आप जहां कहोगे हम आपके सामने खड़े हैं। क्यों? उन्हें मालूम है कि अब नेतृत्व आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही है, ईंट से ईंट बन रही है। भैया वो कौन सी पार्टी की नेता है? फिर आपने कैसे मान लिया कि बसपा कहां है? बसपा है, सिर्फ बसपा के जो प्रत्याशी वो चुनाव नहीं जीत पा रहे, तो चुनाव जीतने और हारने का जो कारण है वो कुछ अलग है। उसको लिए हमें अपनी सोच में भी बदलाव करना पड़ेगा और हमें अपनी शैली में भी बदलाव करना पड़ेगा। वोट हम लोग डालते हैं, जब आपके मतलब के आदमी भी हैं तो उनको तो कम से कम पहले जिता दो। कोई गलत आदमी भी है तो उसको हरा दो, पर पहले जो आपके मतलब का उसको तो जिताइए आप। हमारा वोट इसी विधानसभा में 35,000 पड़ता है और फिर उसके बाद में 6,000 रह जाता है। भाई क्यों? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आदमी खराब था या हमारी सोच कुछ डाइवर्ट हो गई? भाई ये आदमी पहले लड़े 2013 में तो 28,000 वोट आया और वही आदमी डिमांड पर 2023 में लड़ता है तो 6,000 वोट। आप लोगों ने कांग्रेस को मजबूत मान लिया, कहीं ना कहीं वोट तो दिया ही है भाई। जब 6,000 आया तो वोट उधर ही गया है भाई। कांग्रेस को मजबूत मान लिया, उस कांग्रेस को जो आज भी हमारे को खत्म करने पर तुली हुई है, हमारी विचारधारा को खत्म करने पर तुली हुई है और अंदर खाने संविधान को भी खत्म करवाने में सहयोग कर रही है। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। संविधान को खत्म करवाने में उसका भी अंदर खाने सहयोग है। नहीं तो किसकी मजाल है कि जो संविधान पर इतनी चर्चा विरोध में कर दे, खत्म करने का षड्यंत्र रच ले। पर माननीय बहन जी ने कहा है कि संविधान की तरफ किसी ने भी आंख उठाई तो दिन में भी तारे दिखा दूंगा। अब नहीं, बहुत पहले ही कह दिया। संविधान को कोई नहीं छेड़ सकता। हम लोग भ्रम में हैं,
इसके नाम पर ये लोग हमको सिर्फ वोट लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आपके मोहल्ले आज बताइए, पहले जय भीम से नफरत करते थे, आज जय भीम बोलने का प्रचलन कितना बढ़ गया है। पहले ये लोग संविधान को हाथ में भी नहीं लेते थे, आज लाखों लोग संविधान को हाथ में लेके घूमते हैं। पहले हमारे बाबा साहब इन महापुरुषों की जयंतियां बहुत कम मनाते थे, आज इसकी बाढ़ आ गई है। आप जिसको जितना रोकना चाहेंगे वो उतनी ताकत से बहुत आगे जाने का काम करेगी। ये विचारधारा है और यही विचारधारा हमारी पार्टी है। सामाजिक परिवर्तन आर्थिक आंदोलन का आज रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को पटेल जी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, और इस सिद्धांत है कि जिसको जितना पीछे खींचा जाएगा वो उतना आगे जाएगा। हमारी पार्टी भी उतनी आगे जाएगी, हमारी नेता भी इस देश का नेतृत्व। घबराने की जरूरत नहीं। आप बता दीजिए, पार्टी पैसे से चलती है। अभी आपसे कहेगा हमें 100 रुपए चाहिए, तो बोले किसके लिए चाहिए, हिसाब मांगना है। हमें आज भी अपने नेता पर भरोसा नहीं है कि क्यों पैसा मंगवाया जा रहा है। भाई आप एक तरफ कहते हो हमें ये धन्ना सेठों से, पूंजीपतियों से, इनकी फैक्ट्री में हमारा शोषण होता है, ये लोग हमको समय पर मजदूरी नहीं देते हैं, हमारी सही फसल का दाम नहीं देते हैं। जब आपकी पार्टी जब आपके लिए काम कर रही है तो उसको चलाने के लिए, कार्यालय को मेंटेन करने के लिए, अपनी नेता को मीटिंगों में जाने आने के लिए, टेंट माइक जो जुनून खर्चे हैं उसको हम कैसे पूरा करेंगे? क्या इसके लिए हमें सब लोगों को मिलजुल कर सहयोग नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब आपको मालूम है पूरे देश में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से सारी पार्टियां चंदा लेती हैं और उनका रिकॉर्ड लोकसभा में, सुप्रीम कोर्ट के सामने या चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डालने का काम करता है कि इतनी पार्टियां हैं जो धन्ना सेठों से बाहर से पैसा लेती हैं। अकेली बहुजन समाज पार्टी है जो अपने समाज से, गरीब लोगों से पैसा लेकर इस आंदोलन को चलाती है। उसका कारण है, मानवर काशीराम साहब ने बहुत पहले बताया था कि बोले समाज पवित्र आंदोलन को चला रहा है और ये पवित्र आंदोलन में ऐसे लोगों का पैसा नहीं लगना चाहिए जो गरीबों का खून चूसते हो। आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, उद्योगपतियों के यहाँ या सामंतशाहियों के जिनके पास अपार पैसा है, वो गरीबों को किस तरह खून चूसते हैं। काम 8 घंटे का है और वो 12 घंटे कराते हैं। हमारी मजदूरी 600 रुपए है, वो 300 रुपए देते हैं। हमने 15 दिन काम किया तो वो 12 दिन का पैसा देते हैं। हमने फसल पैदा की जिसका मूल्य 5000 होना चाहिए, वो 4000 देते हैं। तो एक तरह से हमारा खून ही तो चूस रहे हैं। तो ऐसे खून चूसने वालों का पैसा अगर पवित्र आंदोलन में लगेगा तो बोले आंदोलन कभी फतेह नहीं पाएगा। हमें अपने समाज का पैसा चाहिए, इससे समाज आगे भी बढ़ेगा और ये आंदोलन भी आगे बढ़ेगा। पत्रकारों ने कहा आप आंदोलन कैसे लाओगे, तो बोले मैं अपने समाज की एक टाइम की चाय बंद करवा दूंगा, एक टाइम का खाना बंद करवा दूंगा, तो अरबों रुपए इकट्ठा हो जाएगा। पैसे का उद्देश्य नहीं है। इस मूवमेंट को मूल भावना से इन जो ना समझ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इनको ज्ञानवान बनाकर, समझा बुझाकर इनको इस भावना से जोड़ने का है ये इनका आंदोलन। ये अपने आप को समझा, इसके लिए आपके बीच में हर साल सदस्यता अभियान चलाया जाता है कि आप इस बात को समझे कि ये हमारी पार्टी है। आप इस बात को समझिए कि हमारी पार्टी है, ये हमारा आंदोलन है, ये हमारे हक अधिकार को दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, ये हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकने का संघर्ष कर रही है। आप बता दीजिए, जब हमारी बहन बेटी ऊपर अत्याचार होता है तो कौन सी पार्टी आगे जाती है? बताओ, झंडा लेकर जाती है। क्या हमको सामने वाले का वोट नहीं चाहिए? जो दूसरी पार्टियां कभी झंडा लेकर आंदोलन नहीं करती हैं अन्य अत्याचार का? क्या हमारे गरीब भाइयों के, बहनों के ऊपर अन्य अत्याचार हुआ है? आपके यहाँ पे अभी 6-7 साल की बेटी के, मासूम बेटी के साथ बलात्कार हुआ, किसने आंदोलन किया? किसने झंडा उठाया? आपने देखा होगा एक सीधी में आदिवासी भाई के सिर पर बाथरूम कर दिया। आपने देखा होगा नीमच में एक भाई का आदिवासी को जीप से बांधकर खचर करके मार दिया। आपने देखा होगा अभी उसमें सिवनी में गए थे हम, आदिवासी भाइयों को, सागर में अलग था, सिवनी में बाहर सो रहे आदिवासी भाई, उनको डंडे से पीट पीट कर मार डाल लिया। मतलब आप कहीं भी चले जाइए, अत्याचार चरम सीमा पर इस प्रदेश में हर दिन 15 बहन बेटियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या होती है। ये उनका
एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। आज इस बात के लिए संघर्ष कौन कर रहा है, लड़ाई कौन लड़ रहा है? माननीय बहन कुमारी मायावती का एक ट्वीट पूरे देश में भूचाल कर देता है। एक ट्वीट से वो सरकार को संज्ञान लेने में मजबूरी कर देती है। आप कहते बहुजन समाज पार्टी कुछ है ही नहीं, कमजोर हो गई है। हमारी नेता वो फायर ब्रांड नेता है, आयरन लेडी उनको खिताब मिला हुआ है। वो एक आवाज दे दे तो आज भी ये बहुजन समाज उनकी एक आवाज पर रोड़ों पर बनेगा नहीं। पर हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से और अपने बाबा साहब के दिए हुए अधिकार वोट की ताकत से लोकतंत्र में विश्वास करते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली में हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग इस चुनावी प्रणाली में कुछ गड़बड़ियां करके आज जो बार बार सफल हो रहे हैं, पर माननीय बहन जी का भरोसा है कि जे इनका तंत्र मंत्र भी ध्वस्त होगा, फेल होगा और हम लोग जरूर कामयाब होंगे। आप लोग अपनी मेहनत निरंतर जारी रखें और विश्वास रखें, ये महापुरुषों का आंदोलन जरूर फतेह होगा। आप लोग अपना मनोबल डाउन ना करें, आप लोग अपना मनोबल डाउन ना करें। हम चुनाव हारे, जिंदगी नहीं, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। आप लोग विश्वास करिए, हम लोग चुनाव भी जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। बहुत सारी बातें मैंने आपके बीच में की हैं। अब संगठनात्मक जो भी कार्रवाई कैसे होनी, हमारे पदाधिकारी कैसे काम करेंगे, इसके लिए माननीय प्रभारी जी आपके बीच में बात रखेंगे। बहुत सारी बातों को मैंने आपके बीच में रखा, आपके जोश को भी मैंने आप समझा है, आपकी ताकत को भी मैंने देखा है। अभी हाल ही में हमारे सम्मानित कमलेश पटेल जी यहाँ से चुनाव लड़े और आप लोगों ने बहुत भर भर के इनको वोट दिया। इसके लिए मैं आपको पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत की, पर कहीं ना कहीं फिर भी हमारे लोग कमजोर पड़ गए। हम लोग उस समय भी ये सोचते रहे कि हमारे घर गाड़ी आएगी, हमको खाना मिलेगा, या हम पोलिंग में बैठने जाएगा तो हमको पैसा मिलेगा। जब आप अपने गरीब कार्यकर्ता को ऊंचा सम्मान दिलाना चाहते तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। हमसे जितना प्रयास हुआ हमने मदद की, सहयोग किया, पर भाई हम लोग आपके ऊपर निर्भर हैं। जितना हमको आप देंगे उतना हम आपका सहयोग कर सकते हैं। बराबर का फॉर्मूला गिव एंड टेक का, कोई बात छिपी नहीं। आज हम लोग हर तरह से आपके जैसे ही हैं, बस हम इधर बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं, अंतर नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग इस मूवमेंट के कार्यकर्ता हैं। नेता हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमें उनके एक एक आदेश का अक्षर से पालन करना है। अभी आपके बीच में रजिस्टर चले, माननीय बहन जी के जन्मदिन के नाम पर हम लोग आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में और एक पूरी पार्टी को चलाने के लिए 1 साल के लिए सहयोग इकट्ठा करते हैं। उसके लिए आप लोगों को विस्तार से माननीय प्रभारी जी बताएंगे। हमारे जो जिला प्रभारी बने हैं